हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 का जो प्रीलिम्स था, इट वाज द टफेस्ट प्रीलिम्स इन द यूपीएससी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो 2023 का प्रीलिम्स था, इसको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टफेस्ट प्रीलिम्स बनाती हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि चेंजेस नीडेड फॉर यूपीएससी 2024, तो आखिर ये चेंजेस क्यों चाहिए। ये चेंजेस इसलिए चाहिए क्योंकि 2023 के पैटर्न में और टू सम एक्सटेंट 2022 का जो पैटर्न था, इन दोनों में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला है। और जो भी यूपीएससी पहले क्वेश्चंस पूछा करती थी, उसमें और अब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी डिफरेंसेस है जो 2023 के प्रीलिम्स को टफेस्ट बनाती है। और अगर ये डिफरेंसेस, ये जो चेंजेस आए हैं 2023 में, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटेजी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, हम वो भी देखें। ठीक है, तो पहला जो चेंज देखा गया है वो है डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी है, ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे आप कर पाते। ये 2020 से पहले की बात थी। पर 2022 और 2023 में अगर आपसे किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसकी आपको लगभग 95 to 100% नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको एकदम डीप नॉलेज है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। तो पहला चीज़ है कि जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरा चेंज क्या देखा गया? दूसरा चेंज ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस था 2023 में और कॉन्सेप्चुअल पे कम। ठीक है, जैसे इससे पहले आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते थे। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो तो आप सवालों को आसानी से डील कर सकते। पर अब इस साल क्या था 2023 में कि फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे जिसमें डेटा दे दिया गया है कि इंडिया की जीडीपी 1.3% इंक्रीज हुई, या फिर इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 3.4, कुछ ऐसा भी सवाल था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, फैक्ट्स है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बार दिया गया था। तीसरा चेंज क्या है? तीसरा चेंज है एलिमिनेशन टेक्निक्स का। जितने भी एलिमिनेशन टेक्निक्स थे उसमें से 70 to 80% टेक्निक्स अब काम नहीं कर रहे। ठीक है, और ये क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि ऑप्शंस को काफ़ी टफ बना दिया गया है, तो आप एलिमिनेशन पे भी रिलाई नहीं कर सकते। फोर्थ कारण ये है कि जो सीसेट पेपर है, इससे पहले क्या था कि सीसेट पेपर का जो मैथ, सीसेट पेपर में जो मैथ पूछी जाती थी वो काफ़ी आसान पूछी जाती थी, बेसिक लेवल से पूछी जाती थी। अगर कोई एस्पिरेंट पिछले 7-8 साल का या फिर 3-4 साल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर जाता। बट 2023 में ऐसा नहीं था। 2023 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टफ थे। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी थे, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ साबित हुए हैं। ठीक है, यानी कि सीसेट का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो सीसेट में आप मैथ पे या फिर रीजनिंग पे या फिर कॉम्प्रिहेंशन पे सोली किसी एक पे डिपेंड होके अब नहीं जा सकते हो। देन नंबर 5, इक्वल वेटेज टू एवरी सब्जेक्ट। अब आप देख रहे हो कि मेडिएवल हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या पूछा जाता था? मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल होते थे और मेडिएवल और एंशिएंट से बहुत कम सवालें होती थी। तो अब जो सब्जेक्ट्स की वेटेज है वो काफ़ी हद तक इक्वल हो गई है, और आप किसी भी सब्जेक्ट्स को
इग्नोर करके एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा सकते। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि 2023 में जो चेंजेस हैं ये कौन से चेंजेस हैं और ये पेपर को क्यों टफ बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये चेंजेस 2023 के पैटर्न में आए हैं और 2022 में भी टू सम एक्सटेंट ये चेंजेस देखे गए थे, तो वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि आगे हम अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस करें कि 2024 का पेपर हमारे लिए आसान हो और हम आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर पाए। पहला है अटेंशन टू डेप्थ। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी के लिए कोई बुक पढ़ रहे हैं या शंकर आईएएस पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनके कीवर्ड्स मार्क कर लिए और कीवर्ड्स पढ़ के चले गए। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप कीवर्ड्स पढ़ते हो और कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो, बट इसके साथ आप कोशिश कीजिएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमेशा ही डेप्थ में पढ़ा जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस देके उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन नंबर 2, पहला प्रॉब्लम था डेप्थ का, तो इसका हमने बात कर लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम जब भी पढ़ेंगे कोई भी किताब तो उसे ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे। देन नंबर 2, फैक्चुअल चीज़ों को हम क्या करते थे, पहले फैक्चुअल चीज़ों को हम इग्नोर कर देते थे और इस चीज़ पे ध्यान देते थे वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है। और ऐसा क्यों करते थे एस्पिरेंट्स? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि यूपीएससी में एसएससी जैसा या फिर बाकी छोटे मोटे एग्जामों जैसा फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था और फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अगर पूछे भी जाते थे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते थे फैक्चुअल, बहुत कम क्वेश्चंस होते थे। बट इस बार फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी गई हैं, तो आपको फैक्चुअल चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहाँ जो भी फैक्ट्स और डाटा मेंशन है वो भी आपको याद होना चाहिए। और फैक्ट्स और डाटा में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये करेंट अफेयर्स स्पेसिफिक है। तो करेंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हो और वहाँ कुछ डाटा मिलता है आपको, तो उस पर खास करके ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमने देखा कि एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया गया है 70 to 80%, बट अभी भी ये 20% ऑन है। ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन को आपको सावधानी से बहुत अच्छे से यूज करना है इसको, क्योंकि जहाँ भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं ना, वहाँ आप एलिमिनेशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमेशा ही वहाँ स्कोप रहता है एलिमिनेशन का। ठीक है, तो एलिमिनेशन कीजिए, बट ये एलिमिनेशन नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसे रैंडम तुक्काबाजी आपको नहीं करनी है। पॉइंट 4 ये है कि सीसेट में आप अब सोलली किसी एक पार्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको रीजनिंग भी अच्छे से तैयार करनी है, मैथ भी अच्छे से तैयार करनी है और कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आपको यहाँ चुनना नहीं है कि रीजनिंग और मैथ कर लेता हूँ और कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देता हूँ, या फिर मैथ और कॉम्प्रिहेंशन कर लेता हूँ, रीजनिंग छोड़ देता हूँ। आपको इन तीनों पे इक्वल फोकस करना है और इसके बाद आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि आप 2 आवर्स में आप जो सीसेट का पेपर होता है वो फुल्ली कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि सीसेट का पेपर कंप्लीट करना एक चैलेंज है। हम कुछ सवाल चुनते हैं शुरू के और वही करते। अगर आप पूरा सीसेट का पेपर कंप्लीट भी करते हो ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और शुरू से अंत तक काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जब आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाते हो तो आप उन इजी क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर पाते हो। पर ऐसा होता है कि हम अगर शुरू के ही 60 क्वेश्चन कर पाए तो 60 से 80 तक
यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अगर 10 भी इजी क्वेश्चन थे, 10 नहीं थे 7 भी इजी क्वेश्चन थे, तो ये इजी क्वेश्चन जो किए जा सकते थे वो आपने नहीं किए। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सीसेट का पेपर टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए, ठीक है। और सीसेट में और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये प्रैक्टिस बिल्ड करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस चीज़ की? स्किप करने की। अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, जैसा क्वेश्चन आपने आज से पहले नहीं देखा या फिर आपने घर पे कभी प्रैक्टिस नहीं की, तो वैसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर कीजिएगा और स्किप कीजिएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ट्रैप होते हैं। 1 मिनट की जगह ये आपका 5 मिनट लेंगे और फिर भी आप सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। और इस 5 मिनट की वजह से ये जो लास्ट के ईजी 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो है इम्पोर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट। इससे पहले कहा जाता था कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, आपने बहुत सारे टॉपर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि एंशियंट और मेडिएवल तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं सॉरी, उन्होंने कभी एंशियंट और हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा है, क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते थे 2 से 3 क्वेश्चंस या फिर 4, दोनों को मिला के, दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के। और इन 4 में से भी आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप सिर्फ 1 या 2 सही कर पाओगे। तो इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ख़राब था। यानी कि आप मान लीजिए आप एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 7 दिन देते हो और मेडिएवल को 7, तो 14 दिन पढ़ने के बाद भी आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन सही हो रहा है या 2 क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इस वजह से लोग एंशियंट और मेडिएवल को छोड़ के जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, एंशियंट और मेडिएवल से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप छोड़ते हो तो आपके लिए वो रिस्क हो सकता है और आप कंपटीशन में पहले ही बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनको अपने स्ट्रेटेजी में शामिल कीजिए और जो सूटेबल ना हो उनको इग्नोर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।